हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने आप लोगों के साथ एक कमिटमेंट किया था कि हाफ ईयरली एग्जाम से पहले मैं आप लोगों के लिए सारे चैप्टर के वन शॉट रिवीजन लेकर आऊंगा। तो इसी कड़ी में मैं आज आप लोगों के लिए 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट मैटर अवर सराउंडिंग टॉपिक लेकर आया हूं। इस चैप्टर में मेरी कोशिश ये रहेगी विद इन 40 या 45 मिनट्स में इस चैप्टर को पूरा रिवाइज कर लिया जाए। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि हम इसमें सारे इंपॉर्टेंट्स कंसेप्ट को कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ एक और वीडियो लेकर आऊंगा जहां मैं 20 to 25 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, उन्हीं चैप्टर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं हमारा इस क्लास का पर्पज क्या है। इस क्लास का पर्पज है कि हम रिवीजन कर लें, वन शॉट वीडियो के थ्रू हम पूरा रिवीजन कर लें, जिससे क्या हो, जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं वो हमको अच्छी आसानी से समझ जाए। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको लेकर के डिस्कस करेंगे। तो वन शॉट वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को कवर करेंगे। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स में डायरेक्ट डेफिनेशन आ जाते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो देखो, आई होप आप लोग तैयार होंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, कैन मैटर चेंज देयर स्टेट, एंड इवेपोरेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। ये जो इंपॉर्टेंट टर्म है, इन सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। व्हाट इज मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव ए मास इज कॉल्ड मैटर। वो दुनिया की सारी चीजें जो स्पेस घेरती हैं और उनका कुछ ना कुछ वेट होता है, उन्हें क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो बेसिकली हम एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं चेयर, ये भी हमारा क्या है, मैटर है, स्पेस घेरता है। इसके साथ साथ पेन, ये भी हमारा क्या है, मैटर है। लेकिन क्या हम लाइट को मैटर कह सकते हैं? आपको बताना है, क्या हम लाइट को मैटर कह सकते हैं? अब आपको सोचना है, क्या लाइट का मास होता है? नहीं सर। क्या ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है? नहीं। तो फिर लाइट मैटर नहीं होगा। इसी तरीके से साउंड, क्या साउंड को हम मैटर कह सकते हैं? साउंड कैसे मैटर हो सकता है? ना ही ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ना ही इसके साथ साथ ये कोई भी इसका मास होता है। तो ये लाइट और साउंड को हम मैटर में कंसीडर नहीं करेंगे। रेदर देन जो भी चीजों को आप टच कर सकते हो, जिनका मास होता है, जिनके हम अपने सेंस से समझ सकते हैं, जो जगह घेरती हैं, वो सारी चीजें क्या हैं, मैटर हैं। अब देखो, जब हमने मैटर को समझ लिया कि क्या होते हैं, तो अब हम बेसिक एलिमेंट्स या जिनको हम पंच तत्व भी कहते हैं। आप एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ में आपने पढ़ा होगा, अगर आपने बुक रीड किया है तो पता चलेगा कि हमारे एंशियंट जो ऋषि या मुनि होते थे, वो भी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते थे 5 बेसिस पर। तो कौन कौन सा? जल, वायु, आकाश, पृथ्वी एंड फायर, अग्नि। तो ये बेसिक पंच तत्व होते हैं। लेकिन आज के मॉडर्न साइंस में भी इन पंच तत्वों को क्लासिफाई किया जाता है ऐसे: सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोथ आइंस्टीन कंडेंसेशन एंड प्लाज्मा। तो हम इस क्लास में सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। जो हमारे मैटर हैं, उनके पार्टिकल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो सबसे पहला है, बिटवीन पार्टिकल्स देयर आर एम्प्टी गैप। यानी जो भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में छोटे छोटे एम्प्टी गैप्स हैं। सर, अब इस बात को हम जस्टिफाई कैसे करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे कि उनके अंदर गैप होते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं कि वाटर लेते हैं, 1 गिलास वाटर लेते हैं जिसको हम पूरा फिल कर देते हैं। इसके बाद इसमें 1 टीस्पून शुगर या सॉल्ट कुछ भी डाल दीजिएगा, उनको कंप्लीटली मिक्स कर लीजिएगा। फिर आप देखेंगे, या मिक्स ना भी करें तब भी आप देखेंगे कि वाटर है ये ओवरफ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में इतना स्पेस है कि जो 1 टीस्पून शुगर है वो उसको होल्ड कर सके। लेकिन जब आप टीस्पून कंटिन्यूअसली बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि पानी बाहर निकल आएगा, क्योंकि गैप तो है लेकिन इतना गैप नहीं है कि सारा शुगर या सारी जो सॉल्ट है वो उसके अंदर आ जाए। तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रैक्टिकल, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो इसी कड़ी में सेकंड एग्जांपल समझते हैं। पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग।
जो भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो लगातार घूम रहे हैं। इस बात को कैसे सर जस्टिफाई करेंगे, समझो। मैंने 1 ग्लास में वाटर लिया है और इसमें कुछ ड्रॉप्स इंक का डाल दिया है। अब आप ऑब्जर्व करोगे कि वाटर सेटल डाउन होते हुए भी आपने इंक की जो ड्रॉपलेट्स डाली हैं, आप देखोगे धीरे धीरे वो ड्रॉपलेट्स हैं वो पूरे पानी में क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे, फैल जाएंगे। इसे हम एक और टर्म के नाम से जानते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे, तो आपको अभी एंड तक बने रहना है क्योंकि इससे क्वेश्चंस जरूर आता है। आगे बढ़ते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाइंड पार्टिकल्स टुगेदर, यानी उनके बीच में, जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्या है, बाइंड बने रहते हैं। ये भी तो आपको ध्यान रखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स के जो मैटर हैं उनके क्या है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, एंड थर्ड, पार्टिकल्स ऑफ दे हैव इंटरमोलिकुलर फोर्स, और हम कह सकते हैं ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स दे आर बाइंड टू पार्टिकल्स टू ईच अदर। वो टुगेदर उसी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है जिसकी वजह से वो आपस में बाइंड बने रहते हैं। देखो अभी हमें इस इमेज से और भी चीजें आसानी से क्लियर होंगी। जैसे कि मैं बात करूं कि सॉलिड, लिक्विड और ये क्या है, गैस। तो आप देख पा रहे होगे सॉलिड में क्या है, उनके पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत कम है, जबकि अगर हम गैसियस की बात करें तो इनके बीच में बहुत ज्यादा गैप है, जबकि लिक्विड में गैसियस से कम और हमारे सॉलिड से ज्यादा क्या है, गैप है। आई होप आपको समझ में आया। इसी गैप की वजह से या इन पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा है, लिक्विड में उसके बाद कम है और गैस में सबसे कम है। तो आप इसी वजह से आप देखोगे इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से सॉलिड का एक फिक्स शेप होता है, जबकि लिक्विड का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता। आप जिस भी वेसल में डालोगे वाटर या जो भी लिक्विड है वो उसी का शेप ले लेगा, जबकि गैस तो इनसे एक कदम आगे है। एक कदम आगे हैं का सेंस क्या है, आप किसी भी सब्सटेंस में अगर मान लीजिएगा बलून में एयर फिल करना चाहो तो बलून का शेप ले लेगा, अगर उसको फोड़ दो तो पूरा एयर स्प्रेड हो जाता है। क्यों? उनके बीच के इंटरमोलिकुलर स्पेस हैं और इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो सबसे कम होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा, लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे कम होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। इनके बीच में हम कंपैरिजन करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला कंपैरिजन आप क्या कहोगे, सर हम कह सकते हैं कि सॉलिड है, ये क्या है, लिक्विड है और ये गैस है। तो सबसे पहला जो हम कह सकते हैं कि सर सॉलिड का फिक्स शेप होता है, ठीक है सर, समझ में आ गया। जबकि लिक्विड का फिक्स शेप नहीं होता, लिक्विड का फिक्स शेप नहीं होता, जबकि गैस का भी कोई भी फिक्स शेप नहीं होता, गैस का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता। अब देखो आगे बढ़ते हैं और दूसरा समझते हैं। फिक्स शेप की तो बात हमें आसानी से समझ में आ गई, लेकिन इनका फिक्स वॉल्यूम भी होता है। फिक्स वॉल्यूम सॉलिड का भी होता है, फिक्स वॉल्यूम लिक्विड का भी होता है, और जबकि गैस का कोई भी फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। अब सर इस बात का मतलब क्या है कि फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, इससे क्या तात्पर्य है, देखिएगा, समझिएगा। अगर हम चाहें तो 1 लीटर गैस को, या 1 kg बोल सकते हैं, लीटर बोल सकते हैं, जैसे भी आप फिल करना चाहें, तो 1, क्योंकि अगर लिक्विड स्टेट में होगा तो हम लिक्विड लीटर में बोल देंगे, अगर वो गैसियस स्टेट में होगा तो फिर हम केजी में बोल देंगे। तो देखो मान के चलते हैं 1 kg गैस को हम एक सिलेंडर में फिल करते हैं तो वो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा 1 लीटर या 1 kg। अगर हम 5 kg भी फिल करेंगे तब भी वो उतना सिलेंडर का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि उनका वॉल्यूम है वो क्या होता है, फिक्स होता है। आगे बढ़ते हैं। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, वो क्या होता है, बहुत कम होता है। जबकि इंटरमोलिकुलर स्पेस जो लिक्विड है उसमें कैसा होता है, लिक्विड के अंदर मॉडरेट होता है। मॉडरेट का मतलब क्या है, सॉलिड से स्पेस ज्यादा होता है लेकिन गैस से कम होता है, और जबकि हमारी गैस के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस मैक्सिमम होता है। अब हमने इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात कर ली तो इंटरमोलिकुलर फोर्स की भी तो बात करेंगे। देखो इंटरमोलिकुलर फोर्स
जो सॉलिड में होता है वो सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, जबकि लिक्विड में मॉडरेट, और जो गैस में इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो मिनिमम होता है। क्या होता है? मिनिमम। आपको इन्हीं बेसिस पर आपको डिफरेंस भी लिखने को आ सकता है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैस। अब एग्जांपल भी लिख सकते हो, कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। आपको पता है कि वाटर क्या है? हमारा लिक्विड है। सॉलिड का मान लीजिएगा एक क्यूबेक्स बॉक्स है, वो क्या है? हमारा सॉलिड है। गैसियस में जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी क्या है? गैसियस स्टेट है। तो आई होप आपको सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में डिफरेंशिएट समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है, कैन मैटर चेंज देयर स्टेट? क्या मैटर है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं? क्या वो अपनी अवस्था को बदल सकते हैं? द आंसर इज यस, बट क्वेश्चन इज हाउ कैन दे चेंज देयर स्टेट? एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिएगा मेरे पास लिक्विड है, ये लिक्विड स्टेट है, और जो कि वाटर है। इसको अगर मैं रेफ्रिजरेटर में रख दूं तो ये क्या हो जाएगा? एक फिक्स हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, आइस क्यूब्स का फॉर्म ले लेगा, ये सॉलिड हो जाएगा। जब इसी आइस क्यूब्स को हम फिर से गर्म करेंगे तो पहले ये लिक्विड होगा, और गर्म करेंगे तो ये गैसियस स्टेट में हो जाएगा। तो बेसिकली हम कह सकते हैं, एक वाटर का एग्जांपल लेकर के हम ये कह सकते हैं कि कोई भी स्टेट्स है वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, उनकी स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज हो सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं, ये हमने लिखा है लिक्विड, ये लिखा है सॉलिड, और ये लिखा है गैस। देखो, आपको 6 कंडीशन समझनी है। पहले हम चलते हैं क्लॉकवाइज। देखिएगा, जब कोई भी गैस है, लिक्विड गैस से कोई भी सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम कहते हैं कंबर्सन। क्या कहते हैं? कंबर्सन। अब देखना सर, यही तो बहुत प्रॉब्लम है, डेफिनेशन याद नहीं होता। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आपको सारी डेफिनेशन, जो 6 टर्म है, उन सभी की डेफिनेशन आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। तो समझिएगा, जब भी कोई सब्सटेंस गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे हम कहते हैं कन्वर्सन। आगे देखो, जब लिक्विड से हमारा कोई भी सब्सटेंस सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो हम उसे कहते हैं फ्रीजिंग। इसी तरीके से जब कोई सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उसे कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। अब तो ये तो हो गए हमारे क्लॉकवाइज। अब हमें एंटी क्लॉकवाइज भी तो चलना है, यानी इसका वाइस वर्सा भी तो हो सकता है कि कोई अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? इवेपोरेशन। अगर कोई गैस से हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो इसे बोलेंगे डिपोजिशन। अब सर, ऐसा भी होता है क्या कि गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा? कैसे? देखो, समझता हूं कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, जिसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं। जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो ड्राई आइस डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है किसमें? सॉलिड में। तो इसी कंडीशन को क्या कहते हैं? इसी कंडीशन को कहते हैं हम डिपोजिशन। आगे, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो हम इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मेल्टिंग। तो सर, अब हम डेफिनेशन कैसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स कैसे याद रखेंगे, समझते हैं। देखो, आपने केवल इतना याद रखना है, क्या? देखो, समझते हैं, और बहुत आसान वर्ड्स में समझते हैं। मैं लिख रहा हूं द प्रोसेस ऑफ converting the process of converting of a matter from dash to dash is called dash। बस आपको अगर इतना याद आ गया और ये फिगर जो डायग्राम बनाई ये मेमोराइज कर लिया तो बस आपके लिए कोई भी चीजें टफ नहीं है। देखिएगा, समझिएगा। जैसे मैं पूछूं व्हाट इज इवेपोरेशन, तो आपको ध्यान ये रखना, इवेपोरेशन क्या होता है? जब कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए तो हम उसे इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है सर, तो हम क्या लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इसी तरीके से व्हाट इज सब्लिमेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। आया समझ में? इस तरीके से चाहे आपका वो इवेपोरेशन हो, कंडेंसेशन हो, सब्लिमेशन हो, मेल्टिंग हो, फ्रीजिंग हो, डिपोजिशन हो, आप इन सारे 6 टर्म्स को विद द हेल्प ऑफ दिस फिलर्स
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना, इससे आप सारे टर्म्स को याद कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप इस तरीके का यूज भी करके चीजों को याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आपसे ये है कि बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आप किस तरीके से किसी भी सब्सटेंस को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम कहें कि गैस से लिक्विड में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका आंसर क्या है, फिर मैच करते हैं। देखो आई होप बहुत सारे बच्चे लिखेंगे भी। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास दो हैं, पहला उनका टेम्परेचर है वो रिड्यूस कर दिया जाए, दूसरा प्रेशर है, जो प्रेशर है वो प्रेशर को क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए। देखो समझिएगा, अगर कोई भी हमारा सब्सटेंस है जो भी गैसियस स्टेट में है उसका अगर हम टेम्परेचर क्या कर दें, टेम्परेचर रिड्यूस कर दें, तब भी वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, या फिर प्रेशर बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर देंगे। तो कई बार आता है क्वेश्चन व्हाट इफेक्ट ऑफ चेंज प्रेशर, प्रेशर क्या कर सकता है, तो प्रेशर कैन चेंज एनी गैसियस स्टेट टू लिक्विड। इसी तरीके से जो आपके एलपीजी सिलेंडर होते हैं उन्हें चीन से उनको लिक्विफाई किए जाते हैं, यानी उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर इंपोर्ट्स किया जाता है, जिससे क्या होता है जो गैसियस स्टेट से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपको इस तरीके से अगर क्वेश्चन आए तो आप इस बात का याद रखेंगे कि जब भी बहुत ज़्यादा प्रेशर उन पर इंसर्ट किया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और समझते हैं व्हाट इज इवेपोरेशन। देखो लेकिन मैं चाहूंगा कि आपको इवेपोरेशन और गैस में पहले डिफरेंस समझ में आए। तो ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन हो जाता है, डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर। भैया गैस और वेपर में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हमारे पास वेपर भी होता है और गैस भी होता है। तो देखो समझते हैं क्या है। इस सब्सटेंस इज सेड टू बी गैस, मैं लिख देता हूं यहां ए सब्सटेंस सेड टू बी गैस। कब उसे गैस कह सकते हैं, इफ इट बॉइलिंग पॉइंट इज बिलो रूम टेम्परेचर। अगर किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट है रूम टेम्परेचर से कम है तो हम उसे क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। जैसे कि आप समझ लीजिएगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारी क्या है, गैस है। इनको गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट है ये रूम टेम्परेचर से कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपको पता है, जब कोई भी उस टेम्परेचर पर जब कोई भी ऑब्जेक्ट वो जब भी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए उसे क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो अब हमारी सर वेपर क्या है, तो हम कहेंगे यानी ये भी देखो, अब जैसे एग्जांपल लिख लेता हूं मैं, वाटर वेपर। देखो मेरी बात को अच्छे से समझिएगा कि गैस क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस जो हमेशा गैसियस स्टेट में ही रहता है, लेकिन उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, रूम टेम्परेचर से बिलो रहता है। यानी अगर वो रूम टेम्परेचर पे हैं तो वो गैसियस स्टेट में ही होंगी। जबकि वेपर क्या है कि ये लिक्विड और गैसियस स्टेट में भी हो सकते हैं, लेकिन ये अपनी ही एनर्जी को लेकर के ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, तो इन्हें क्या कहते हैं, वेपर कहते हैं। देखो इसी बात को और एक और ये समझ में आया। अब एक और डिफरेंस समझ लोगे तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। तो देखो अभी हमने गैस और वेपर में डिफरेंस समझा, तो अब इसी तरीके से बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन में जब डिफरेंस समझ लोगे तब आप आसानी से इवेपोरेशन समझ पाओगे।
तो समझते हैं सबसे पहला डिफरेंस जो है हमारा बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या है। बॉइलिंग टेक प्लेस एट डिफाइंड टेम्परेचर ओनली कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, यानी हर एक लिक्विड का अपना फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे हम वाटर का कह सकते हैं कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर ये लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है, जबकि इवेपोरेशन टेक प्लेस एट द एनी टेम्परेचर, यानी ये किसी भी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे भी इवेपोरेशन होता है। बॉइलिंग टेक प्लेस थ्रू आउट द मास ऑफ द लिक्विड, जो बॉइलिंग है वो किसी भी मास, पूरे मास पे होता है। अभी मैं एक और इमेज ड्रॉ करके आपको समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, पहले आप पॉइंट समझ लीजिएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट प्लेस थ्रू आउट द मास ऑफ लिक्विड, यानी जो पूरा मास ऑफ द लिक्विड है। मान लीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें बॉइलिंग में हमें तभी बॉयल होगा जब हम आउट सोर्स ऑफ एनर्जी देंगे। तो बॉइलिंग में क्या होता है, देखो हम जैसे मान लो हमने गैस के ऊपर एक पॉट रख दिया और उसको गर्म करना शुरू किया, तो इसका वाटर है ना, वो आप देखेंगे कि कुछ टेम्परेचर इंक्रीज होने पर ही ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जब बॉयल कर रहे हैं तो जो आप देख रहे होंगे, पानी कभी बॉयल किया होगा तो जो बबल्स होते हैं वो थ्रू आउट द वाटर या पूरे मास को गर्म करते हैं, और पूरा मास को वो बहुत रैपिडली होता है। तो अगला पॉइंट यही है, ड्यूरिंग बॉइलिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट, और जो इसका टेम्परेचर है वो लगभग कांस्टेंट रहता है। बॉइलिंग इज ए रैपिड एंड वायलेंट प्रोसेस, और ये जो बॉइलिंग है वो बहुत जल्दी होती है। देखो आपने देखा होगा, पानी को गर्म किया, पानी गर्म करने के लिए गैस पे रखा, तो आपको पता है 5 मिनट 10 मिनट में पानी पूरा गर्म हो जाएगा। तो ये क्या है, ये बॉइलिंग है। जबकि इवेपोरेशन क्या है, मान लीजिएगा आपके रूम टेम्परेचर पर एक ग्लास में पानी रखा है, अब ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट आउट द एनर्जी। तो ये देखो, जब ये एनर्जी अपने अंदर से ले रहा है तो इस एनर्जी को हम लेटेंट हीट कहते हैं, आगे हम समझेंगे। तो इवेपोरेशन टेक प्लेस इन एनी टेम्परेचर, और इवेपोरेशन टेक्स ओनली द सरफेस लेवल, जो लिक्विड का सरफेस एरिया है इसी लेवल पर इवेपोरेशन होता है। आगे क्या है, इवेपोरेशन लीड्स द फॉल इन द लिक्विड टेम्परेचर, जो भी इवेपोरेशन से इस लिक्विड का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। इवेपोरेशन स्लो एंड साइलेंट प्रोसेस, जो इवेपोरेशन है वो बहुत स्लो प्रोसेस है। आप पूरे दिन पानी को एक ग्लास में रखे रहिएगा, पूरा वाटर कंप्लीटली इवेपोरेट नहीं हो पाएगा। इवन आप 10 दिन तक भी रखे रहिएगा तब भी आपका वाटर कंप्लीटली इवेपोरेट नहीं होगा। तो देखो, तो अब हमें समझ में आया दो चीजों में, बॉइलिंग एक हम क्या है, एक ये आउट सोर्स ऑफ एनर्जी हम जब देते हैं तब वो जो हमारा लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को बॉइलिंग कहते हैं। जबकि इवेपोरेशन के लिए आउट सोर्स की एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, ये अपने अंदर की एनर्जी को ही यूज कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है, वो पूरे मास पर लेता है, ये पूरा वाटर बॉयल होता है, लेकिन जब इवेपोरेशन होता है तो केवल सरफेस लेवल पर होता है। अभी हम और अच्छे से समझ में आएगा, जब हम आगे और एग्जांपल लेंगे तब आपको और आसानी से समझ में आएगा। अब हमारा क्या है, व्हाट इज इवेपोरेशन, तो आपको समझ में आ गया। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस दैट टर्न्स लिक्विड इनटू गैस और वेपर। जब भी कोई भी हमारा सब्सटेंस है वो टर्न हो जाए, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे, इवेपोरेशन कहेंगे। तो देखो, अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। तो क्या क्या फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं, तो देखो समझिएगा। सबसे पहले मैं कहूंगा कि जो हमारा पहला फैक्टर है वो सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, अब सर ये सरफेस एरिया कैसे, क्योंकि हमने जब डिफरेंस समझा बॉइलिंग और इवेपोरेशन में तो क्या बोला था कि इवेपोरेशन होता है वो कहां होता है, सरफेस एरिया पर होता है। तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिएगा चिंटू को उसकी मम्मा ने कहा कि जाओ चिंटू आज कपड़े छत पर फैला कर आओ। तो चिंटू छत पे कपड़े फैलाने गया, लेकिन मम्मा ने जैसे ही स्क्वीज करके दिए थे उसने उसी तरीके से तार पर इस तरीके से बंडल बना के रख दिए। क्या ये कपड़े कभी सूखेंगे? नहीं सूखेंगे। क्यों नहीं सूखेंगे? क्योंकि इनका सरफेस एरिया बहुत कम है। तो फिर जब इसकी मम्मा आई तो चिंटू को डांटा और बोला कि कपड़े ऐसे नहीं फैलाए जाते, कपड़े को फैलाने के लिए इनको फटकारना पड़ता है सो दैट इनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। और फिर उनकी मम्मा ने कपड़े को इस तरीके से फैला के डाला
और कपड़े आसानी से सूख जाएंगे। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन बेसिकली सरफेस एरिया पर होता है। तो जैसे ही हमने सरफेस एरिया इंक्रीज किया, इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जब भी सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो पहला फैक्टर क्या होगा? सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा है बेटा हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर, अब बेसिकली टेम्परेचर से क्या मतलब है? अगर हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन की प्रोसेस फास्ट होगी। ऐसा क्यों? देखिएगा, जब गर्मियों के दिनों में बहुत तेजी से धूप निकलती है तो आप देखोगे कि कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर हाई है। तो अगर टेम्परेचर हाई होगा तो इवेपोरेशन की प्रोसेस भी कैसे होगी? फास्ट होगी। तीसरा है ह्यूमिडिटी। अब सबसे पहले हमें यही समझ में होना चाहिए कि सर व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी क्या है? द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। जो भी वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है उन्हें क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो देखो, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा, मॉइस्चर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन का प्रोसेस कैसा हो जाता है? स्लो हो जाता है। सर कैसे? समझाता हूं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हमारे पास गर्मियों के दिनों में कपड़े अगर हम धूप में भी ना डालें, छाया में डाल दें, तब भी वो सूख जाते हैं। जबकि बरसात के दिनों में कपड़े अगर छाया में डाले हैं वो नहीं सूखते। उसका रीजन क्या है? सर गर्मियां तो उतनी होती हैं लेकिन कपड़े क्यों नहीं सूखते? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है। जब बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो कपड़े आसानी से नहीं सूखेंगे। आया समझ में? चौथा हमारा फैक्टर है जो है हमारा विंड स्पीड। विंड स्पीड, अब विंड स्पीड क्या होगा? अगर विंड स्पीड ज्यादा है तो कपड़े और जल्दी सूख जाते हैं। समझिएगा, मैं कपड़ों का एग्जांपल क्यों ले रहा हूं? सो दैट यू कैन रिलेट, क्योंकि कपड़े भी इवेपोरेशन के फिनोमेना पे ही सूखते हैं। तो इसीलिए तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं। अब विंड स्पीड क्या है भैया? अगर हमारे कपड़े नहीं सूख रहे हैं बरसात के मौसम में तो हम क्या करते हैं? उनको पंखे के सामने डाल देते हैं। कूलर के सामने डालोगे तो वो टाइम लेंगे क्योंकि कूलर के अंदर मॉइस्चर होता है। नॉर्मल फैन के, सीलिंग फैन के अंदर डालते हैं सो दैट क्या हो? विंड स्पीड ज्यादा हो और वो क्या हो? कपड़े आसानी से जल्दी सूख जाए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। देयर आर 4 फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द इवेपोरेशन। फर्स्ट वन, सरफेस एरिया। इफ एनी सब्सटेंस हैव लार्ज सरफेस एरिया, इवेपोरेशन occurs fast. If temperature is increased, then evaporation also increase. Then humidity, it is the inversely proportional relation. अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगी। तो ये ध्यान रखना क्योंकि ये इसका इनवर्सली रिलेशन है। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा तो इवेपोरेशन कम, ह्यूमिडिटी कम, इवेपोरेशन फास्ट। अगला है विंड स्पीड। तो विंड स्पीड के भी क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर स्पीड बढ़ेगी तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। आई होप आपको ये 4 फैक्टर समझ में आए होंगे। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आता है। व्हाट फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन? राइट डाउन द 2 फैक्टर्स विद द एग्जाम्पल ऑफ। कोई भी 2 फैक्टर लिखने हैं आपको, उनके एग्जाम्पल लिखने हैं, इससे आप चेंज कर लेंगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या क्या समझा? जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे वो समझा, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा जो क्या है? जो हमें यूनिट को कन्वर्जन के लिए हमें याद रखना है कि यूनिट का जो कन्वर्जन है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि रिलेशन क्या होता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में, तो आपको यही रिलेशन याद रखना है। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। तो ये आपका रिलेशन है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। इस रिलेशन की हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। देखिएगा, समझते हैं। देखो, अब हम लेते हैं एक एग्जांपल। मैंने आपसे बोला कि 45 डिग्री सेल्सियस को हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? तो आप क्या करोगे? सिंपल सी वैल्यू है, वो जो सेल्सियस की वैल्यू है वो सेल्सियस के प्लेस पर पुट कर दोगे। तो क्या आप लिखोगे? फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू C के प्लेस पर क्या लिखोगे? 45 प्लस 32। तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या हो गया? हम डिवाइड कर सकते हैं। 9 5 जा 45, 9 9 जा 81 प्लस 32। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू हो जाएगा 3 एंड 8 एंड 3 हो जाएगा हमारे यहाँ 11। तो क्या हो जाएगा?
13 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उसका करेक्ट आंसर क्या है। मैं कह रहा हूं 25 डिग्री सेल्सियस को आपको फ़ारेनहाइट में बताना है कितना होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमारा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच का रिलेशन हो गया, लेकिन कई बार एग्जाम में हमें केल्विन और सेल्सियस के बीच का भी रिलेशन पूछा जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि सर जो हमारा सेल्सियस इक्वल टू होता है केल्विन माइनस 273.16। ये याद रखना है कि अगर हमें सेल्सियस से केल्विन में और केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हमें इस रिलेशन को याद रखना है। तो देखो आप क्या चाहो, अगर आप चाहो तो 273 भी रख सकते हो राउंड ऑफ वैल्यू लेकर के। तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, कन्वर्ट द टेम्परेचर 45 डिग्री केल्विन टू सेल्सियस। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यही लगाएंगे, केल्विन के प्लेस पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 450 माइनस 273, राउंड ऑफ लेकर के रखूंगा। पॉइंट में आप अवॉइड भी कर सकते हो, ठीक है। देखो तो हमारे पास बचेगा 7 और यहाँ बचा फिर से 14 से 7 सब्सट्रैक्ट करेंगे 7, यहाँ 3 से, तो 170 जो हमारा 7 आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, सेल्सियस में हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको ये भी रिलेशन भी याद रखना है। तो आपसे यहाँ से कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, तो आपको इन क्वेश्चंस के भी आंसर आने चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी को समझते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हम समझते हैं। अब क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट क्या होती है समझते हैं। लेटेंट हीट इज डिफाइंड एज द हीट और एनर्जी दैट एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग द फेज ऑफ चेंज ऑफ सब्सटेंस। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज होता है, मान लीजिएगा कोई भी लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, इस हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा। इस हीट को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। तो देखिएगा अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये मैंने घड़ा बनाया है और बेसिकली घड़ा तो बहुत गंदा बना है। चलो फिर से बनाने की कोशिश करते हैं कि सुंदर सा घड़ा बन जाए। चलो इतना सुंदर बन गया, बस इससे ज्यादा अच्छा मुझसे एक्सपेक्ट मत करना। तो अभी क्या होता है, अब यहां दो फिनोमेना आपको आसानी से समझ में आएंगे, इवेपोरेशन एंड लेटेंट हीट। देखिएगा घड़े के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो इन पोर्स की वजह से ड्रॉपलेट्स वाटर की बाहर आ जाती हैं। अब ये जब वाटर की ड्रॉपलेट्स बाहर आ जाती हैं तो ये इवेपोरेट हो जाती हैं। अब इवेपोरेट होंगी गैस में, लेकिन इनके पास एनर्जी कहां से आई, तो ये एनर्जी है ना अपनी अंदर वाली ड्रॉपलेट से ले लेते हैं। जैसे ये एनर्जी इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने अंदर से एनर्जी ले लिया, तो यहां से एनर्जी तो लूज हो गई। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये पूरा घड़ा का पानी है ठंडा हो जाता है। तो कई बार क्वेश्चंस भी आता है, हाउ अर्थन पॉट वर्क्स, यानी जो हमारा घड़ा है, मिट्टी का घड़ा है, ये कैसे वर्क करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इवेपोरेशन एंड लेटेंट हीट के कंसेप्ट की वजह से ये पूरा घड़ा है वो ठंडा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें पूछा गया है लेटेंट हीट ऑफ फिजन। अब ये क्या है, देखो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यानी जब भी कोई भी सब्सटेंस 1 kg जो हमारा सॉलिड सब्सटेंस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और उस लिक्विड कन्वर्ट होने के लिए जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कहेंगे, हम लेटेंट हीट ऑफ फिजन कहेंगे। आया समझ में। आगे बढ़ते हैं। सेम इसी तरीके से है लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन। तो यहां क्या है, सेम द अमाउंट ऑफ जो एनर्जी रिक्वायर होगी किसके लिए, 1 kg लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए, यानी 1 kg लिक्विड को जब हम गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, जो अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होगी, उसी अमाउंट ऑफ हीट को क्या कहेंगे, हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन।
तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन किसके लिए होगा? जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा। और लेटेंट ऑफ फिजन कब होगा? जब कोई भी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उसके लिए जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फिजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन कहते हैं। अब आगे जो हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है उसे समझते हैं, हमारा डिफ्यूजन। When the particles of matter intermix in their on each other, the phenomena is called diffusion। देखो यही तो मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था जब मैंने क्या कहा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो पार्टिकल्स हैं ऑफ मैटर हैं वो क्या कर रहे हैं? लगातार मूव कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने क्या एग्जांपल लिया था कि एक गिलास में हमने पानी फिल कर रखा है और उसमें कुछ ड्रॉपलेट्स इंक की डाली हैं, तो ये धीरे धीरे पूरे में मिक्स हो जाएंगी। इसी मिक्स होने के फिनोमिना को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। एग्जाम्पल भी लिखा है, स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर। जो इंक में वाटर स्प्रेड हो रही है उस फिनोमिना को भी क्या कहेंगे? डिफ्यूजन कहेंगे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पार्टिकल्स जो ऑफ मैटर है दे कंटिन्यूअसली मूव, वो पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। इसी वजह से क्या होता है, वो पार्टिकल्स हैं वो पूरे वाटर में फैल जाते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि डिफ्यूजन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रिजिडिटी। आपसे कई बार लोगों ने कहा होगा आप कितने रिजिड हैं या ये पर्सन कितना रिजिड है। रिजिड का मतलब है कि कितने थॉटफुली रिजिड हैं। इसी तरीके से यहां समझना है कि जो कितना भी ऑब्जेक्ट रिजिड है दैट्स मीन उसके पार्टिकल्स हैं वो एक शेप में हैं। जैसे इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू कंटिन्यू टू रिमेन इन इट्स शेप। जब ये क्या, ये प्रॉपर्टी है मैटर की जिसमें क्या हो कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो एक पर्टिकुलर शेप में बने रहें, तो हम क्या कहेंगे? वो रिजिड है। जितने पार्टिकल्स रिजिड होंगे ऑब्जेक्ट उतना ही सॉलिड होगा, उतना ही ठोस होगा, मजबूत होगा। अगला देखो कंप्रेसिबिलिटी। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम प्रेस करते हैं, देखो इट इज द एट्रीब्यूट ऑफ द पार्टिकल टू कॉन्ट्रैक्ट देयर इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस। देखो क्या होता है समझिएगा, जब हम किसी भी मैटर और पार्टिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब हम उनको दबाते हैं तो उनके पार्टिकल्स क्या होते हैं? स्प्रेड होना शुरू करते हैं। वो यही क्या है? कंप्रेसिबिलिटी। यानी देखिएगा समझिएगा, किस ऑब्जेक्ट को कितना कंप्रेस किया जा सकता है, तो उसी ऑब्जेक्ट को उतना ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है जिनके अंदर एटमॉस्फेरिक स्पेस या फिर हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा होगा। तो देखो सबसे आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है गैस को, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत होता है। फिर उसके बाद जो कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड को, और फिर सबसे हार्डली कंप्रेस किया जा सकता है सॉलिड को। देखिएगा आप एक फुटबॉल लीजिएगा और जो कि एक आयरन से बनी हो, मान लीजिएगा एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेते हैं कि हम जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा एक सर्कल लेते हैं या फिर हम एक स्टोन लेते हैं, उसको कंप्रेस करने की कोशिश कीजिएगा, क्या कंप्रेस होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि इसकी कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी किसे आसानी से कंप्रेस नहीं किया जा सकता? तो सॉलिड को। आगे देखते हैं, अगला है हमारी काइनेटिक एनर्जी। मोशन अलाउ पार्टिकल्स टू प्रोसेस एनर्जी विच रिफर्स टू काइनेटिक एनर्जी, द इंक्रीज ऑर्डर ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब देखिएगा समझते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है। जो पार्टिकल्स मूव करते हैं उन पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती है उन्हें कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। समझिएगा, आपने देखा होगा कि जो आपके पास गैसियस हैं वो पार्टिकल्स मूव करते हैं तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसमें होती है? गैसेस में। फिर किसमें होती है? लिक्विड में। देन सबसे कम होती है सॉलिड में। तो आपको इनका ऑर्डर भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि कई बार इनको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। देखिएगा समझिएगा, अभी हमने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस किया और कुछ टर्म्स को डिस्कस किया जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। अब आने वाली क्लास में मैं आपके लिए 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आने वाला हूं। तो अब आप बताइएगा कि अगला टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाह रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आप यहां तक हैं तो समझ लीजिएगा आप सबसे सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, तभी आप यहां तक हैं। आप चाह रहे हैं कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छा स्कोर हो, अदरवाइज बहुत सारे बच्चे इधर उधर भटक रहे होंगे। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। इफ यू एंजॉय प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स।
थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे।